आइए अब देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। Who proposed the theory of electromagnetic wave establishing that light is an electromagnetic radiation? किस वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत प्रस्तुत किया और इसके अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, इससे ये पता चला। मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो किसने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रहा है, मतलब एक तरीके से इंफ्रारेड के बारे में किसने जानकारी ली। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, हेनरिक हर्ट्ज और अल्बर्ट आइंस्टीन और मिकेल फैराडे। तो इसमें किसका नाम आता है? जेम्स क्लार्क का। जेम्स क्लार्क का नाम आता है, जेम्स क्लार्क का नाम आता है, जो कि 1865 के आसपास इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से विद्युत चुंबकीय विकिरण का क्या इन्होंने खोज लगाई थी, ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत इसको कहा जाता है और इन्हीं के नाम से वो जाना जाता है। कि ये किसने प्रस्तुत किया? ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रस्तुत किया। इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं हम टेलीविजन देख पाते हैं इन्हीं की वजह से। ठीक है, तो एक तरीके से, और रेडियो 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 के बारे में भी ये जानकारी, मतलब जो अभी हम यूज कर रहे हैं वेव, जो हम वेव यूज करते हैं, वो किसकी वजह से संभव हो पाया? वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की वजह से संभव हो पाया। इन्होंने ही बताया था कि ये जो प्रकाश है ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है। ठीक है, और आज हम स्पेक्ट्रम का यूज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरीके से, जैसे आपने सुना होगा लाइफाई, तो लाइफाई में भी ये उपयोग में लाया गया था। ठीक है, लाइफाई टेक्नोलॉजी, लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी थी वो। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने ये भी बात कर ली है कि न्यूटन के बाद ये दूसरे ऐसे व्यक्ति थे जेम्स क्लार्क। ठीक है, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिन्होंने इस डायरेक्शन में काम किया था। ठीक है, इस डायरेक्शन में काम किया था। इससे पहले हम लोगों ने ये भी जाना था कि ये जो लाइट है, ये ड्यूल नेचर को क्या करता है, ड्यूल नेचर को प्रदर्शित करता है। कौन कौन से ड्यूल नेचर को? तरंग के रूप में भी काम करता है और कण के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो आप सभी ने देखा था जो कण के तरंग के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कण के लिए दो तीन वैज्ञानिक थे, जैसे न्यूटन थे, मैक्सवेल भी थे, और हाइगेंस भी थे, हाइगेंस भी थे। और कण के लिए मैंने आपको बताया था, एक थे आइंस्टाइन अपने, और एक थे कौन? डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली। इन्होंने पूरा बताया था कि किस तरीके से प्रकाश काम करता है। और एक फार्मूला भी आया था, प्लांक का फार्मूला था, E=H²। ठीक है, यहाँ पे हम सी लैम्डा को जानते थे, सी लैम्डा क्या है, फिर लैम्डा क्या होता है आप सभी को पता होगा, सी क्या होता है ये आप सभी को पता होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने ये पता किया था कि इसकी ड्यूल नेचर होता है और इसको सिद्ध भी किया जा चुका है। ठीक है, ये लाइट के बारे में था। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि लाइट के द्वारा, जैसे अभी एक छोटा सा, एक एक मिनट लूंगा मैं आपका, जैसे अभी हम 1 मीटर की जब व्याख्या पढ़ते हैं, 1 मीटर का पैमाना हम कैसे सिद्ध करते हैं? या तो पहले वो इरिडियम वाली रॉड रही हो उसके द्वारा, या फिर उसके बाद फिर कुछ धातु आए थे जिनकी तरंगदैर्ध्य थी। अभी क्या है, अभी हम लाइट की मतलब जो लाइट है उसकी जो वेलोसिटी है उसके आधार पे हम 1 सेकेंड में हम ये देखते हैं कि 1 सेकेंड के 3 लाखवें या 2,99,000वें भाग में प्रकाश कितने दूर जा रहा है, उसी के आधार पे हम 1 मीटर तय कर देते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग सॉइल विद द मेजर एलिमेंट न्यूट्रिएंट डोमिनेंट इन देम। अब देखना है इसमें कौन सा किससे संबंधित है। जैसे अगर काली मृदा की बात की जाए, लाल मृदा की, लेटराइट की, जलोढ़ की, ये मृदाएं हैं और इधर बता रहे हैं कि किससे किससे संबंधित हैं। देखिए जो जो लेटराइट, जो जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा में फास्फोरिक एसिड पाया जाता है और लाइम पाया जाता है। एकदम सही बात है। तो जो हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ABCD, तो यहाँ पे 4 हो गया।
लेटराइट मृदा में लाल और काली, काली मृदा में क्या पाया जाता है और लाइट लाल में क्या पाया जाता है? लाल मृदा में, लाल मृदा में आयरन एंड पोटास, लेटराइट में आयरन, काली मृदा में पोटास और लाइम भरपूर मात्रा में होता है। पोटास और चूना नहीं, आयरन एंड पोटास। तो ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। उसके बाद फिर अब हम बी को देखें तो बी में क्या मिलता है? लेटराइट, लाल मृदा में हमको देखने को क्या मिलता है? आयरन और एल्यूमिनियम, बी का 1, बी का 1, ए का 3, बी का 1। और अगर हम बात कर लें अब लेटराइट की, लेटराइट में क्या मिलेगा? लेटराइट में 2, 3 1 2 4 कहीं है? 3 3 1 2 4, हाँ सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। काली मृदा में आयरन और पोटास पाया जाता है अत्यधिक मात्रा में, लाल मृदा में आयरन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, लेटराइट में पोटास और लाइम पाया जाता है, ठीक है, पोटास और लाइम पाया जाता है, जलोढ़ में फास्फोरिक एसिड और लाइम पाया जाता है। ये यहाँ पे जो चीजें आपको बताई जा रही हैं ये क्या है? देखिए ऐसा नहीं है कि काली मृदा में क्या कमी होती है, क्या अधिकता होती है, यहाँ पे जो सबसे अच्छा विकल्प है वही आपको बताया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव द सतत इनिशिएटिव? अब ये सतत पहल है क्या? देखिए सबसे पहले ये सतत पहल है क्या? तो सतत पहल एक ऐसी पहल थी, सरकार के द्वारा लाई गई थी, एक ऐसी पहल थी जिसके अंतर्गत क्या किया गया था? हम जो वाहन चल रहे हैं उसमें संपीड़ित बायोगैस का उपयोग करें और उसका ही उपयोग करके उसको बढ़ावा दें, इसी के बारे में था ये सतत, क्या है सतत वो। 1 मिनट का टाइम। तो सतत ये जो इनिशिएटिव था इसके अंतर्गत क्या किया गया था? टू प्रमोट द यूज ऑफ कोल इन रूरल एरिया, बिल्कुल नहीं। टू सेट अप कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन प्लांट फॉर ऑटोमेटिव यूज, बिल्कुल सही बात है। स्वचालित वाहनों के लिए संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करना। टू रिप्लेस ऑल फॉसिल, टू रिप्लेस ऑल फॉसिल फ्यूल प्लांट्स विथ न्यूक्लियर एनर्जी, ऐसी बात नहीं है। टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन, टू प्रोवाइड फ्री एलपीजी कनेक्शन टू अर्बन हाउस होल्ड, तो ये भी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड्स एफोर्डेबल, एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव एंड एफोर्डेबल, एफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो कहने का मतलब है ये है सतत का फुल फॉर्म। इसमें क्या किया जाता है? स्वचालित वाहनों के लिए संपीड़ित बायोगैस उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की बात कही गई थी इसमें। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गामा किरण, हेनरी बैकरल, पाल विलार्ड, एक्सरे, रॉन्टिजन, बिल्कुल सही है। ये हेनरी बैकरल और पाल विलार्ड हैं, किससे संबंधित हैं? गामा रे से। अल्ट्रा वायलेट रे से कौन संबंधित है? रिटर, रिटर को जाना जाता है इसके लिए। इंफ्रारेड से मार्कोनी, नहीं मार्कोनी नहीं संबंधित है, ये हर्शल है। इससे संबंधित कौन है? हर्शल। एक मिनट, थोड़ा सा मोटा हो गया है जिसकी वजह से। विलियम
हर्शल, विलियम हर्शल ने खोज की थी किसकी? इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड की। और कहीं ना कहीं इंफ्रारेड की खोज होना भी वो पूरा जो मैंने आपको बताया कि विद्युत विद्युत मैग्नेटिक वेव के हिसाब से कैसे चल रहा है, ये मैग्नेटिक वेव के हिसाब से कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें तरंग के रूप में जब अध्ययन किया गया तो उसी तरंग के रूप में अध्ययन करने के क्रम में ही हम इंफ्रारेड तक पहुंचते हैं। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1865 में। 18 सॉरी क्षमा चाहूंगा 1800 में, 1800 में, ठीक है, 1800 में इस पे वो चल रहा था। तो कुल मिला जुला के यहाँ पे बात यही है कि माइक्रोनी नहीं है इसके, मार्कोनी नहीं है इसके, सॉरी मैक्रोनी बोल रहा हूँ, मार्कोनी नहीं है इसके, विलियम हर्शल हैं, ठीक है, किसके? इंफ्रारेड के। इंफ्रारेड का काम क्या होता है? इंफ्रारेड का काम क्या होता है? आपने देखा होगा, आपने कभी टेम्परेड इमेज देखा है? टेम्परेड इमेज, इसको कहते क्या है? अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ये किससे संबंधित है? अवरक्त किरणें तापमान से, टेम्परेचर से संबंधित है। तो टेम्परेट इमेज से संबंधित होता है इंफ्रारेड, ठीक है। आगे चलते हैं। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लांट हार्मोन्स। अब प्लांट हार्मोन के बारे में हम जानते हैं, हार्मोन्स के बारे में। जिबरेलिन जिब्रेलिन ऑक्सिन की उपस्थिति में यह कार्य करते हैं और कोशिका वृद्धि, कोशिका विनाश को बढ़ावा देते हैं। गिबरेलिन क्या है? ऑक्सिन की उपस्थिति में कार्य करते हैं और कोशिका वृद्धि और विनाश को बढ़ावा देते हैं। मतलब गिबरेलिन जो है वो एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन हार्मोन्स एंड प्रमोट सेल ग्रोथ एंड सेल लाइसिस। तो देखिए यहाँ पे ये सेल लाइसिस जो दिया है, कोशिका का नष्ट होना, कोशिका का नष्ट होना, ये सही बात नहीं है। क्या ये सही बात नहीं है? साइटो साइटोकाइनिन promote cell division in plants and break dormancy in seed and buds। क्या है? साइटोकाइनिन पौधों में कोशिका विभाजन को बढ़ावा देते हैं तथा बीज और कलियों में सुसुप्तावस्था को तोड़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एब्सिसिक एसिड जो होता है, एब्सिसिक एसिड अम्ल, अम्ल पौधों को, ये जो एसिड है ये पौधों की वृद्धि को रोकता है, बिल्कुल सही बात है। नन ऑफ द अबव, तो ये भी नहीं है, हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाता है। आगे चलते हैं। अच्छा यहीं पे बताइएगा कि जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? जाइलम और फ्लोएम का क्या काम है? जल्दी बताइएगा। जाइलम जल से संबंधित होता है, ये बात जान लीजिएगा, ठीक है। और फ्लोएम किससे संबंधित होता है? किस न्यूट्रिएंट से संबंधित होता है? बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट अ नोबल गैस? देखिए नोबल गैस का मतलब है आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में समूह 18, समूह 18 का तत्व, किसका? समूह 18 का तत्व आवर्त सारणी में, समूह 18 का वह तत्व समूह 18 का वह तत्व जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब वो शून्य, इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, शून्य इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता को दिखाता है, ठीक है। और जिसपे विद्युत ऋणात्मकता भी शून्य होती है, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता भी शून्य होती है। इतनी चीजें समझ में आ गई। और देखिए इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो बस इतना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। तो कहने का मतलब इन्हें ना इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है ना इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है, दोनों नहीं होता है। जब दोनों नहीं होता है तो इसके में क्या होता है? जैसे इसके तत्व कौन से हैं? जैसे हीलियम, नियान, आर्गन,
हीलियम, नियान, आर्गन, जेनान, जेनान, रेडान, ये सब क्या है, ये इसके तत्व हैं, ठीक है। ये इसके तत्व हैं आठ। इसमें क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका कोई भी कक्षीय, इसका कोई भी ऑर्बिटल खाली नहीं होता है। जैसे 2 8, इसका क्या होगा, 2 होगा, फिर 8 होगा, फिर 18 होगा। तो ऐसे में क्या है, 2 8 18, इसके सारे आउटर मोस्ट क्या इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उन्हीं को नोबेल गैस कहते हैं। अब इसमें से कौन नहीं है, रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ठीक है। रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, इसमें एक रेडॉन और फिर क्रिप्टॉन भी है, ठीक है। तो ना रेडॉन है, ना क्रिप्टॉन है, ना आर्गन है, एक्टीनियम है, एक्टीनियम। अब देखिए यहाँ पे, ये रेड पेन से मैं कर रहा हूं। एक्टीनियम क्या है, एक्टीनियम क्या है, एक एक्टिन, एक्टिन ग्रुप का एक सदस्य है, जो कि चमक, जो कि चमक कैसी, नीले रंग की चमक, हो सकता है पूछ ले, नीले रंग की चमक प्रदर्शित करता है, नीले रंग की चमक प्रदर्शित करता है, और चिकित्सा के काम में आता है, चिकित्सकीय उपयोग है इसके, ठीक है, चिकित्सकीय उपयोग है इसके। और इसके साथ एक चीज और, ये स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह भी होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, हानिकारक होते हैं। अब जैसे ये वाला है, तो मैं इसको इधर से लिख देता हूं, ये यहां से लेते आ रहा हूं मैं इसको, ठीक है। अब समझिए आप सब ये सब, और इसका एक्टिनियम ही सही है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। भौतिक राशि है और एसआई मात्रक है, दाब का पास्कल होता है, बिल्कुल सही है। लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है, एसआई बिल्कुल सही है। हीट का जूल होता है। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का एक्टिविटी ऑफ रेडियो या रेडियो धर्मिता का, रेडियो धर्मिता का पदा क्या होता है, मात्रा, मात्रक, तो यहाँ पे होता है बैकुरल, बैकुरल होता है, बैकुरल। क्यूरी भी एक मात्रक है, लेकिन ये एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो ये रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या होता है, बैकुरल होता है, ठीक है। एसआई यूनिट की बात जब भी हम करते हैं, 1961 में एसआई पद्धति को सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, यूनिट कॉल्ड एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट। अब यहां पे एक चीज और जानिए, ये तो सिस्टम सिस्टम है, इसके पहले कौन कौन सा आया, एमकेएस आया, एफपीएस आया, एफपीएस आया, सीएस, ये दोनों आप जानिए। एक और भी है, सीजियम, सीजियम पद्धति, सीजीएम पद्धति, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अब यहां कहने का मतलब ये है कि ये सारी पद्धतियां थी, एसआई यूनिट को सबसे ज्यादा मान्यता मिली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इसको मान्यता, स्वीकार्यता प्राप्त हुई, 1961 में इसको लागू किया गया। अब इसी के अंतर्गत क्या करते हैं हम विभिन्न पैमानों को मतलब सेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इन द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज, अब बताइए आप क्या कारण है, माल्टोज, माल्टोज क्या है, इसको माल्टा सुगर कहते हैं, क्या कहते हैं, माल्टा सुगर, ठीक है। तो क्या ये फलों के वजह का कारण है, नहीं। राइबोज, ये भी नहीं है। लैक्टोज, ये भी नहीं है। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज है। अगर आप फ्रक्टोज को देखें तो ये एक मोनोसैकेराइड है, ठीक है, मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड है। और ये आम, सामान्य, सामान्य सुगर से, सामान्य सुगर से 1.2 गुना क्या होता है, मीठा होता है, ठीक है, फ्रक्टोज। और
फलों में मिठास का कारण फ्रक्टोज ही होता है। इसको माल्टा शुगर कहते हैं और लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क शुगर। ठीक है। राइबोज क्या है? ये डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड है, याद रखें। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड भी पूछ लेता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहीं पे आपसे जो मैंने एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है, कृत्रिम मधुरक क्या है? कृत्रिम मधुरक। तो कृत्रिम मधुरक कौन है? एस्पार्टम। एस्पार्टम। ठीक है, एस्पार्टम। फार्मूला सबका वही है, C6H12O6, कुछ अलग नहीं है। 5 bulbs each of 100 watt capacity in a tunnel are illuminated continuously for 20 hour. The consumption of electricity will be what? अब आपको बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन क्या होगा। पहले बताइए, बल्ब कितने हैं? 5। और कितने वाट का है? 100। तो टोटल पहले हम 1 घंटे का निकाल लेते हैं, क्योंकि वो 20 बात कर रहा है। तो हम निकालते हैं 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए तो 1 आवर में कितना चलेगा? 5 × 100, तो कितना हो गया? 500 वाट। ठीक है, 500 वाट। अब देखते हैं इन इन 1 आवर था ये। अब यहां पे देखते हैं इन 20 आवर। इन 20 आवर कितना हो जाएगा? 5 × 100 × 20, तो कितना हो गया? 10,000 वाट। अब चूंकि हमको जो यूनिट निकालना है, यूनिट का मतलब किलो वाट हो जाएगा, किलो वाट आवर हो जाएगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 10,000 वाट को 10,000 वाट को हम डिवाइड कर देंगे किससे? वाट आवर है ये। यहां पे क्या करेंगे? 1,000 से भाग दे देंगे। तो यहां पे कितना हो गया? अभी कितना हो गया? 10 यूनिट। 10 kWh बराबर 10 यूनिट। 10 यूनिट, ठीक है। 10 kWh बराबर 10 यूनिट। तो यहाँ पे 10 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अ रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस बैटरी 10 वोल्ट। व्हाट विल बी द करंट फ्लो थ्रूइंग द रेजिस्टर? तो देखिए क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे V कितना दिया है? 10 वोल्ट। I कितना दिया है? कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। इसी को हमको कैलकुलेट करना है। R की बात करें तो कितना है? 20 ओम। अब बता दीजिए कितना हो जाएगा I? तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। V बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर। ठीक है, V बाई आर। तो V कितना है? इतना। तो अब यहाँ पे I निकाल लेते हैं। I इज इक्वल टू V कितना था? V है 10 अपॉन में R है 20, हो गया 0.5। 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following hormones is related by the hypothalamus but stored and secreted by the posterior lobe of the pituitary gland? कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस तो किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है, रिलीज किया जाता है, लेकिन उसको स्टोर और सीक्रेट किया जाता है किसके द्वारा? सीक्रेटेड किया जाता है किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन? बिल्कुल नहीं। TSH नहीं है। ऑक्सीटोसिन है? बिल्कुल है। प्रोलैक्टिन भी नहीं है और विकास हार्मोन्स भी नहीं है। ऑक्सीटोसिन है। इसको क्या कहते हैं? मिल्क हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है, मिल्क हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से यह मातृत्व वाले सारे चीज़ों से ये संबंधित है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और कभी कभी क्या होता है, ऑक्सीटोसिन से लोग अपनी उम्र, जैसे एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं हॉलीवुड के, जिन्होंने बेबी बेबी सॉन्ग भी गाया है, उन्होंने ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्टेड द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब बताना है आपको कि ओपियम, हींग, रबर, क्विनिन, छाल, जड़, बार्क, रूट, फ्रूट, स्टेम क्या होगा? अब देखिए, जो अफीम है और हींग है, पहले कुनैन देख लेते हैं। मलेरिया के रोग में ये काम आता है। क्या है? छाल है।
रबर क्या है? तना है। हींग क्या है? जड़ है। और अफीम क्या है? फल है। फल है। अब देख लीजिए आप सभी, ए का क्या हो गया? थ्री। ए का थ्री हो गया, और ए का थ्री होते ही सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। बी का टू हो जाएगा, बी का टू हो जाएगा, सी का फोर हो जाएगा, सी का फोर हो जाएगा, और डी का वन हो जाएगा। बिल्कुल ए वाला विकल्प हमारा सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें भी बताना है कि कौन सा होगा, तो देखते हैं पहले। नीम क्या करता है? नीम जीवाणु रोधी और कीट प्रतिरोधी है, बिल्कुल है। टर्मरिक क्या करता है? एंटी इंफ्लेमेटरी एंड वुंड हेलिंग। टर्मरिक क्या करता है? घाव भरने में और सूजन रोधी है। ठीक है, हो गया। तुलसी क्या करती है? तो तुलसी का काम क्या है? श्वसन रोग में लाभ पहुंचाना। ठीक है, श्वसन रोगों से सुरक्षा देती है। ठीक है, और प्रतिरक्षा तंत्र को भी मजबूत करती है। अश्वगंधा क्या करता है? बलवर्धक। तो डी का फोर हो गया, डी का फोर हो गया, और बाकी का सी का टू, सी का टू। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ऑप्शंस में आपको सारे नहीं आ रहे होते हैं, तो जो जो आ रहे हैं पहले उनको कनेक्ट करिए, उसके बाद हो सकता है कि आपको जो नहीं आ रहे हैं उनके बिना आए भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएं। वित्तीय संसदीय समिति के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। तो कौन सा है? एस्टिमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 30 मेंबर, 30 मेंबर ऑल इलेक्टेड फ्रॉम लोकसभा। तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं जो कि सभी लोकसभा से निर्वाचित होते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्राक्कलन समिति जो होती है, संसद समिति, प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही है। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, लोक लेखा समिति, इसमें 22 मेंबर होते हैं टोटल, जिसमें से 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। एग्जामिन्स कैग रिपोर्ट, बिल्कुल एकदम सही बात है, कैग रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं। फिर क्या है? कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, लोक उपक्रम समिति, इसको कोपू भी कहते हैं, कोपू। 30 मेंबर होते हैं और सब राज्यसभा से, ऐसा नहीं है, इसमें भी 22 मेंबर ही होते हैं, 22 मेंबर ही होते हैं, और 50 एलएस और 7 आरएस होते हैं। ठीक है, यही वाला विकल्प हमारा सही है, मतलब गलत है। ठीक है, सी। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति सभी लोकसभा से है, सरकारी खर्चे के अनुमान एवं जांच एवं सुधार सुझाव करता है। लोक लेखा समिति क्या करता है? लोक लेखा समिति कैग रिपोर्ट की जांच करता है, सरकारी व्यय की पारदर्शिता पे विचार करता है। और लोक उपक्रम समिति क्या करता है? कोपू, इसके भी 15 एलएस और 7 आरएस है, मतलब 15 लोकसभा के सदस्य हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य हैं। सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यकलापों की समीक्षा करता है। ठीक है, ये 3 में से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा किसी भी कीमत पे। ठीक है, तो इसको आप देख लें। आगे चलते हैं। Television viewers using this antenna to receive satellite signal do not receive proper signal during heavy rain. ठीक है, तो डिस एंटीना द्वारा उपग्रह संकेत प्राप्त करने वाले टेलीविजन दर्शकों को भारी वर्षा के दौरान सही ढंग से क्या संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकते हैं? एंटीना का छोटा होना आकार संकेत ग्रहण में बाधा बनता है, बिल्कुल। ऊंचाई पर, इसीलिए तो हम टावर को ऊपर तक ले जाते हैं, एंटीना को ऊपर ले जाते हैं, कि उनका बड़ा होना या उनका ऊंचाई पर होना जरूरी है। तो पहले ये कारण। वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। रेन ड्रॉपलेट्स डिसअपीयर रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों को उनकी मूल दिशा से विचलित कर देती हैं, सही बात है। तीनों सही है। कथन कौन से सही है? डी, सारे सही हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्ट्रेंच ड्यू टू लीकेज फ्रॉम एन एलपीजी सिलेंडर इज बिकॉज ऑफ व्हाट? एलपीजी सिलेंडर में जो रिसाव होने के कारण दुर्गंध आती है, उसका कारण क्या है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या एथिल मरकैप्टेन? तो उसका कारण है एथिल मरकैप्टन। इसकी गंध कैसी होती है? सड़े हुए लहसुन की तरह। सड़े हुए लहसुन की तरह या अंडे की तरह।
सड़े हुए अंडे की तरह। तो क्या है, ये क्या है, एथिल मरकैप्टन है, ठीक है। वो तो गंधहीन होता है, जो एलपीजी होता है वो गंधहीन होता है। लेकिन आप ही सोचिए, अगर वो गंधहीन होता और गैस लीक करने लग जाती तो पता कैसे चलता। इसीलिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिला देते हैं, जिससे वो बाहर निकले तो पता चले कि हाँ गैस लीक हो रही है, ठीक है। द एल्केलॉइड कैफीन इज प्रेजेंट इन, अब कैफीन किस में पाया जाता है, किस शराब में कैफीन पाया जाता है, ये बताना है। केवल चाय में पाया जाता है? चाय में तो पाया जाता है, कॉफी में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। नींबू क्या है, नींबू तो भाई एसिड है ना, एसिड है नींबू पानी। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड फॉरेनर, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? अनुच्छेद 15 नहीं, अनुच्छेद 19 नहीं, अनुच्छेद 16 नहीं, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 भी नहीं मिलता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, अनुच्छेद 17 भी नहीं मिलता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। 14 मिलता है, 25 से 28 मिलता है, 14 मिलता है, 23 24 मिलता है, 25 से 28 मिलता है, और क्या मिलता है, 21 मिलता है, 21 मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कमेटी एंड देयर करस्पॉन्डिंग ईयर इज नॉट करेक्टली मैच? तारकुंडे समिति 1974 से ही संबंधित है, सही है। वोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ये सारे चुनाव क्या हैं, चुनाव सुधार समितियां हैं, ठीक है, चुनाव प्रणाली सुधार समितियां हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में, बिल्कुल सही है। ये सारी चुनाव से संबंधित ही कमेटी हैं। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2004 नहीं, ये कब हुआ था, 22 फरवरी 2000 गठित की गई थी, ठीक है। तो यही वाला हमारा सही हो जाएगा डी, यही गलत है, बाकी और सब सही हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे सारे समितियों के नाम दिए हुए हैं। तारकुंडे समिति 1974 से संबंधित है, जयप्रकाश नारायण समिति 1974 से संबंधित है, चुनाव सुधार पर गोस्वामी समिति 1990 से संबंधित है, बोहरा समिति 1993 से संबंधित है। चुनाव के राज्य वित्त पोषण पर, ये वित्त पोषण पर है, इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998 में थी। और चुनाव आयोग पर सुधार, विधि आयोग की रिपोर्ट, सही है, विधि आयोग की रिपोर्ट कब आई थी, 1999 में। और संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु जो रिपोर्ट है वो 2000 में, 22 फरवरी 2000। भारत निर्वाचन आयोग प्रस्तावित चुनाव सुधार 2004 से संबंधित है, ठीक है। जीवन रेड्डी समिति कब से संबंधित है, 2004। और दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग 2008। अब देखिए यहाँ पे कैसे प्रश्न बन सकता है, इन समितियों को लाइन से दे देगा और कहेगा इनको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। As per the present structure of the Constitution of India, how many parts, schedule and article does it approximately contain? तो कितने भी, how many parts is there in our constitution, will have to tell about the same. 22 पार्ट हैं, 12 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद हैं। या 25 पार्ट है, 12 अनुसूचियां हैं, 470 अनुच्छेद हैं। या 20 पार्ट है, 12 क्या है, अनुसूचियां हैं और 335 आर्टिकल हैं। तो ये नहीं है, एकदम नहीं है। 25 पार्ट हैं, 12 अनुसूची और 398 अनुच्छेद हैं। तो देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला है। 25 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं और 470 अनुच्छेद हैं, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही ये भी बताइए कि जब हमारा संविधान बन रहा था, मूल संविधान में क्या क्या थे, किसमें, मूल संविधान में, मूल संविधान में क्या क्या थे, ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल केस एंड अमेंड
amendments related to the evolution of basic structure doctrine in chronology order। अब देखिए यहीं पे मैं आपको एक थोड़ा सा नोट्स बनवा देता हूं, ये ध्यान रखिएगा आप। जितना लिखता जा रहा हूं सब एकदम नोट कर लीजिए। शंकरी प्रसाद, शंकरी प्रसाद, अच्छा शंकरी प्रसाद जो मामला था, पहले मैं मामला लिख दे रहा हूं, उसके आगे मैं ईयर लिख दूंगा, ठीक है। शंकरी प्रसाद सज्जन सिंह, सज्जन सिंह, फिर संसर्जक के बाद गोलकनाथ, गोलकनाथ मामला, ठीक है। शंकरी प्रसाद गोलकनाथ मामला, गोलकनाथ के बाद फिर है 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद था केशवानंद भारती, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती के बाद क्या था, फिर था इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी केस, इंदिरा गांधी के बाद क्या था, फिर था मिनर्वा मिल था, नहीं 42वां संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन, 42वें के साथ क्या था, 42वें संविधान संशोधन के बाद क्या था, मिनर्वा मिल, ठीक है। क्या था, मिनर्वा मिल, मिनर्वा मिल, ठीक है। मिनर्वा मिल के बाद भी एक था, वो कौन था, वामन राव, वामन राव, क्या था, वामन राव, ठीक है, वामन राव। अब देखते हैं शंकरी प्रसाद कब से थे, 1951 से। सज्जन सिंह कब से थे, 1964-65। गोलकनाथ 1967, 24वां 1971। केशवानंद भारती 1973। इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी 1975। 42वां संविधान संशोधन 1976। मिनर्वा मिल 1980 और वामन राव 1980, ठीक है। ये सारे क्या हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना सिद्धांत को लेके ये सारे केस हैं और उनके ईयर हैं, ठीक है। लास्ट में यही कहा गया कि मूल संरचना में सुधार संभव है लेकिन प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है, यही कहा गया था। अब ये पूरा आप अगर याद कर लें तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर गोलकनाथ के बारे में पूछा जाए तो कब है, 1967 गोलकनाथ। और अगर केशवानंद भारती पूछ लिया जाए तो 1973, ठीक है, 1973। शंकरी प्रसाद मामला कब था, तो 1951। और मिनर्वा मिल 1980। अब बताइए कहां कौन सा पहले आएगा, पहले आएगा 3 शंकरी प्रसाद, ठीक है। उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद आएगा गोलकनाथ 1, फिर कौन सा आएगा 2, और फिर आएगा 4। 3124, 3124 हमारा ए वाला विकल्प सही हो जाता है, ठीक है। ये वाला आप एकदम याद रख लीजिए। देखिए इसको ऐसे ही रटना पड़ेगा आपको, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, 24वां संविधान संशोधन, फिर केशवानंद भारती, फिर इंदिरा गांधी, फिर 42वां संविधान संशोधन, फिर मिनर्वा मिल, फिर वामन राव, ये सब आपको ऐसे रटना पड़ेगा, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब यहाँ पे बताना है आपको, रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। तो शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया ईडब्ल्यूएस लोगों के लिए, 101 में जीएसटी था, क्या था 101 में जीएसटी था, 102 में क्या था, जल्दी बताइए जी, 102 में क्या था, 103 में क्या था, 103 में ईडब्ल्यूएस था, ईडब्ल्यूएस था, ठीक है। और 104 में क्या था, तो देखिए 104 और 105 यहां पे जो है, 102 और 104 यहां पे देखिए, ये जीएसटी मैंने बता दिया, ईडब्ल्यूएस मैंने बता दिया। 105 मैं आपको बता दूं वो किससे हैं,
वो एक सूची तैयार की जा रही है पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं शैक्षिक स्तर पर, ठीक है, शैक्षिक स्तर पर। ये कब से है? ये 2021 का मामला है, ठीक है, ये 2021 का मामला है। अब ये 2019 वाला क्या था? ये 2019 वाला क्या था? जीएसटी कब का था? 2016 का था। ये कमेंट करके आपको बताना है, ये आप कमेंट करके बताएंगे 104, 114वां, ये क्या है 104, ठीक है, ये जल्दी बताइएगा आप कमेंट करके, ठीक है। आगे चलते हैं। ये अमेंडमेंट अभी तक टोटल कितने किए गए हैं? 105 किए गए हैं, ठीक है। Which of the following organization establishment date pair is not correctly match? अब बताना है। नाबार्ड कब हुआ था? 12 जुलाई 1982, सही है। सिडबी 2 अप्रैल 1990, सही है। सेबी 12 अप्रैल 1992 और फिक्की 1 फरवरी 1927। जो सेबी है ये 12 अप्रैल 1988 में क्या किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन ये जो लागू हुआ था वो 1992 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था? 1992 से लागू हुआ था, लेकिन ये वाला गलत है, तो ए यही सी वाला ही होगा हमारा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए जिम्मेदार है? आर्टिकल 69 क्या कहता है? आर्टिकल 69 क्या कहता है? भारत के प्रधानमंत्री नहीं, मुख्य न्यायाधीश नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गोपनीयता की शपथ दिलाता है। किसको? उपराष्ट्रपति को। आर्टिकल 69। भारत के किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी भी राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाती है, सही बात है। नियुक्ति के समय राज्यपाल संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यही तो है सबसे बड़ी समस्या। द प्रेसिडेंट में ट्रांसफर अ गवर्नर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बिल्कुल आसानी से, यहां तक कि एक से ज्यादा कई राज्यों के एक साथ हो भी सकते हैं। द गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। हमारा बी वाला विकल्प यहां पे सही हो जाएगा। कौन सा? बी, बी, ठीक है, यही गलत है, बाकी और सब सही है। आइए अब देख लेते हैं इनके बारे में, राज्यपाल के बारे में सारी चीजें, आइए देखते हैं। आर्टिकल 153 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, 153 कहता है। 154 क्या कहता है? आर्टिकल 154 कहता है राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होगी, जैसे कि केंद्र की राष्ट्रपति में होती है। आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन सा? 155। 156 कहता है राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रहेगा। आर्टिकल 157 क्या कहता है? राज्यपाल के पास कुछ एलिजिबिलिटी होगी, जैसे ही शुड बी इंडियन सिटीजन एंड कंप्लीट 35 ईयर या उससे ज्यादा। आर्टिकल 158 क्या कहता है? राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें लाभ के पद पर नहीं रह सकता है आदि, मतलब दुनिया भर के कार्यालयी शर्तों के बारे में बताता है 158। राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान 159 में है। राज्यपाल के 169 में क्या दिया हुआ है? राज्यपाल को क्षमादान, जैसे 72 में राष्ट्रपति को दिया गया है वैसे ही इनको दिया गया है। स्थगन, दंड, उपशमन आदि की शक्ति है किसको? राज्यपाल। कमेंट करके बताइएगा कि प्रेसिडेंट के क्षमादान और राज्यपाल के क्षमादान में क्या अंतर है। 163 में क्या है? राज्यपाल अपने मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा, कुछ क्षेत्रों में विवेकाधीन शक्ति भी होगी, ठीक है। 164 कहता है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा, ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 200 कहता है विधेयक को राज्यपाल की सहमति, असहमति और पुनर्विचार हेतु भेजना है। यही 200 को लेकर अभी तमिलनाडु में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है, चल रहा था, अभी कुछ शांत है, लेकिन एक तरीके से है बवाल। 213 क्या कहता है? अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या है? 123 में राष्ट्रपति को मिला है और 213 में किसको मिला है? राज्यपाल को मिला है। आर्टिकल 356 कहता है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देना, 356 है, ठीक है। अब इतनी चीजें आपको बता दी गई, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे।
क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संविधान का भाग से सही तरीके से सुमेलित नहीं है? ट्रिब्यूनल की बात अगर करें तो ट्रिब्यूनल किसमें, अधिकरण किसमें होता है? 14A में है, तो पार्ट ये कहां से आ जाएगा, गलत है। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो ये किसमें है, 8 में है, बिल्कुल सही बात है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया किसमें है, पार्ट 10 में है, बिल्कुल है, सही बात है। ऑफिशियल लैंग्वेज किसमें है, 17 में है, 17 में, ये भी सही है। हमारा ए वाला विकल्प गलत था, जिसका हो जाएगा 14A। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना होती है। पार्ट 1 संघ और उसके क्षेत्र, पार्ट 2 नागरिकता, पार्ट 3 मौलिक अधिकार, पार्ट 4 डीपीएसपी, पार्ट 4A मौलिक कर्तव्य, पार्ट 5 संघ सरकार, पार्ट 6 राज्य सरकार, पार्ट 7 अब नहीं है, निरस्त कर दिया गया है, पार्ट 8 केंद्र शासित प्रदेश, पार्ट 9 पंचायती राज, पार्ट 11 9 10 पार्ट 10 अनुसूचित जनजाति, पार्ट 9 क्या था, नगर पालिका था। ठीक है, नगर पालिका था। पार्ट 9 क्या था, 9A था नगर पालिका और 9 था पंचायती राज, और क्या था यहाँ पे, 9B था सहकारी समिति, और पार्ट 10 क्या था, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसी के बारे में पीछे बात चल रही थी। ठीक है, तो ये भी है। पार्ट 11 क्या है, संघ राज्य संबंध के बारे में बताएगा, पार्ट 11। ठीक है, पार्ट 11 में संघ राज्य संबंध। पार्ट 12 वित्त संपत्ति और अनुबंध। पार्ट 13 व्यापार वाणिज्य एवं अंतरराज्य वाणिज्य। और क्या है फिर, उसके बाद है 14 जिसमें लोक सेवा और लोक सेवा, 14A में अधिकरण की बात है। ठीक है, 15 में चुनाव की बात है, फिर 16 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, 17 में राजभाषा जिसकी बात हमने की है अभी, 18 में आपातकालीन उपबंध है, और फिर क्या है, फिर 19 में क्या है, विविध, फिर संविधान संशोधन है किसमें, देख लीजिए 20 में। ठीक है, 20 में, फिर उसके बाद कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, इतना आप समझ लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर विच कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज द राइट टू एजुकेशन इंक्लूडेड इन फंडामेंटल राइट? मूल अधिकार में शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2009 के द्वारा, 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा, या 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा? तो देखिए 2002 के द्वारा जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। अच्छा बताइएगा, शिक्षा का अधिकार कहां कहां लिखा हुआ है? क्या मूल कर्तव्य में कहीं कुछ बात लिखी है शिक्षा से संबंधित? हाँ, मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य कितना है, 4A, 4A। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहां पे मूल अधिकार जब भी आए तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये 3rd है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण आर्टिकल 50 में आता है, बिल्कुल सही बात है। डीपीएसपी में, डीपीएसपी में किस में आता है, डीपीएसपी में, जो कि क्या है, पार्ट 4। प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी, आर्टिकल 46, बिल्कुल सही बात है। उनकी शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि हो, आर्टिकल 46। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, आर्टिकल 48 नहीं, आर्टिकल 43B, आर्टिकल 43B। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत एज यूनिट सेल्फ गवर्नमेंट, आर्टिकल 40, बिल्कुल सही बात है। पंचायती राज के बारे में जो बात है, ग्राम पंचायत के बारे में। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से गांधीवादी विचार है। हमारा इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, सी। बाकी ये सब तो सही है, इसलिए गलत है। ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन कमेटी वॉज द इंटर स्टेट काउंसिल स्टेब्लिश्ड, मतलब 263। ठीक है, यही है, 263 ही तो है। हाँ,
अंतर्राज्यीय परिषद। पूंछी आयोग पे नहीं किया गया था, राजमन्नार पे भी नहीं, कोठारी पे भी नहीं, सरकारिया आयोग द्वारा किया गया था। आइए देख लेते हैं कुछ। अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र और राज्यों को के विवादों को सुलझाने के लिए, ठीक है, सरकारी आयोग ने इसका वो किया था सिफारिश और बना दिया गया था 263 के अंतर्गत। राज्यपाल की भूमिका इसमें क्या होगी? निष्पक्ष होंगे, नियुक्ति से पूर्व मुख्यमंत्री और परामर्श, सक्रिय राजनीति से दूर होंगे राज्यपाल के लिए। राज्य की वित्तीय स्वायत्ता क्या होगी? राज्यों को पर्याप्त संसाधन, केंद्र पर निर्भरता न रहे। फिर 356 कहता है कि गंभीर स्थितियों में अंतिम उपाय क्या होगा? राष्ट्रपति शासन। अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त करना, बेहतर समन्वय और कुशल प्रशासन हेतु, और सशक्त बलों की तैनाती, ठीक है, राज्य की भूमि में तैनाती से पूर्व राज्य से परामर्श आवश्यक है। तो यहां जितनी चीजें आपको दी हुई हैं ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, सरकारी आयोग से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पटना विश्वविद्यालय 1925, तिलक मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय 1960, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय 1961 और मगध यूनिवर्सिटी 1962। तो देखिए मगध भी सही है, कामेश्वर और तिलक भी। पटना यूनिवर्सिटी 1917 है, ठीक है, ध्यान रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच? शाह मखदूम का मकबरा मानेर में है, सही है। सिर शाह का मकबरा सासाराम में है, सही है। इब्राहिम बयां का मकबरा बिहार शरीफ में है, ये भी सही है। बख्तियार खां का मकबरा मुगल सराय में नहीं है, कैमूर में है, बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो सी वाला हमारा सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? उत्तरापथ तक्षशिला से संबंधित था, बिल्कुल सही है। अवंतिरथ उज्जैन से संबंधित था, बिल्कुल सही है। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से संबंधित था, बिल्कुल सही है, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी से। प्राच्यपथ पाटलिपुत्र से नहीं संबंधित था, पाटलिपुत्र तो मुख्य राजधानी थी, तोशाली से संबंधित था, किससे? तोशाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सेल ऑफ बोथ मैंगो प्लांट्स एंड मंकीज? ऐसा कौन सा कोशिका, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कोशिका में भी पाया जाता है, मतलब कोशिका पदार्थ है जो पौधे में भी पाया जाता है और बंदर में भी पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट केवल पौधों में पाया जाता है, सेंट्रियोल केवल जंतुओं में पाया जाता है, सेल वॉल केवल पौधों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम क्या करता है? इसको आत्महत्या, कोशिका के आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोशिकाओं के सुसाइडल बैग, मतलब आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है, थैली भी कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ बायो फर्टिलाइजर? माइकोराइजल फंगी बिल्कुल जड़ों से संबंधित है। ब्लू ग्रीन एल्गी बिल्कुल सही है, धान में भी इसका उपयोग होता है। बैसिलस थुरिंजस ये एक बैक्टीरिया है, ये रोग के लिए मतलब ये रोग जीवाणु है जो क्या करता है, रोग जनित है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 सही है केवल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा सही नहीं है? उच्च न्यायालय और उनका अधिकार क्षेत्र। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहां कहां से संबंधित है, आइए देखते हैं। असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, सही है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कहां से संबंधित है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, सही है। केरल हाईकोर्ट कहां से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप, तमिलनाडु नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा, सही है। सी वाला ही हमारा यहाँ पे सही विकल्प होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच?
ये सब क्या है, सही है, तो इनको गलत कर दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नेशनल साइंस डे 2024, ठीक है। Empowering Indian youth for global leadership in science innovation for विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार के वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2024, शून्य भेदभाव दिवस, प्रोटेक्टिंग एवरीवन्स हेल्थ एंड राइट्स। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मतलब हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना और सभी के अधिकारों की रक्षा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 का क्या था? इन्वेस्टिंग इन वुमेन एक्सिलरेटिंग प्रोग्रेस, सही है। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे 2024 का क्या था? अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। लर्निंग विद द मैथ, लर्निंग विद द मैथ, प्लेइंग विद द मैथ था, क्या था? प्लेइंग विद द मैथ। प्लेइंग विद द मैथ। Recently, the first Russia Middle East Summit 2025 was held। तो ये जो पहला रिसेंट रसिया था, रसिया मिडिल ईस्ट का वो जो समिट था रायसीना वाला, ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है अबू धाबी में, अबू धाबी में। हाल ही में हाइड्रोजन परिवहन पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? टाटा स्टील। Which Indian astronaut will travel to the International Space Station on the upcoming Gaganyaan Mission 4? ये हो चुका था, कौन होंगे नहीं, हो चुके, ठीक है, तो इसको सुधार लेना है। शुभांशु शुक्ला, ठीक है, शुभांशु शुक्ला। Recently, where did DRDO successfully test the very short range air defense system? कौन सा है? VSHORADS का सफल परीक्षण किया गया, उड़ीसा से किया गया है, ठीक है। रिसेंटली अंडर नाविक सागर परिक्रमा 2 मिशन INSV तारिणी विजिटेड पॉइंट नेमो वेयर इट इज। पॉइंट नेमो कहाँ है? पॉइंट नेमो है प्रशांत महासागर में। रिसेंटली हु हैज लॉन्च द नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6? मिचिबिकी 6 किसने लॉन्च किया है नेविगेशन सैटेलाइट? जापान ने। Recently, under the direction of the Supreme Court, which Indian state became the first to enact a law for the right to die with dignity? मरने का अधिकार, सम्मान पूर्वक मरने का अधिकार कर्नाटक से संबंधित है। भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहां बनाया जाएगा? आंध्र प्रदेश में। Recently, a panel for drafting the Uniform Civil Code was appointed under the chairman of retired Justice Ranjana Desai की अध्यक्षता में। कौन सा स्टेट इससे संबंधित है? गुजरात। Recently, the Union Finance Minister announced a 6-year mission for self-reliance in which pulse? तो ये 6 साल के लिए जो मिशन है, ये किस दाल के लिए ऐसा किया गया है कि आत्मनिर्भरता मिले? अरहर, उड़द और मैसूर, तीनों के लिए, मसूर भी है इसमें। Recently, which Indian institute launched the country's first breast cancer related cancer genome database? IIT Madras. Recently in news, the Indian Army Vijay Durg Command is associated with of the following? आपने फोर्ट विलियम का नाम सुना होगा, किसका? फोर्ट विलियम का, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया किला था फोर्ट विलियम, ठीक है। किससे संबंधित था ये? विजय दुर्ग, इसी को कहते थे विजय दुर्ग। और कहां से संबंधित है? कोलकाता से। Who has recently separated its electricity system from Russia power grid? तो कौन सा है भाई? तो वो है बाल्टिक देश, बाल्टिक देश उन्होंने अलग कर लिया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने ई नैम पोर्टल पर कौन सा फल शामिल किया है? तो ड्रैगन फ्रूट। कौन सा? ड्रैगन फ्रूट।
Where will the country's first cooperative university, National Tribhuvan Cooperative University, be established? राष्ट्रीय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, गुजरात आनंद में। There, the recently discussed Bhagwan Buddha Trisheva Abhiyan is related to which country? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, इंडिया, कंबोडिया, थाईलैंड। नेपाल था इसमें, हाँ, तो इंडिया, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है। Where has the foundation stone of North India's first 1 MW 1 megawatt green hydrogen plant been laid recently? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। The startup internal recently in news is associated with which company? इटर्नल की बात जब करें तो इटर्नल किससे संबंधित है? जोमेटो से। किससे? जोमेटो से। इस जोमेटो का नया नाम इटर्नल है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया? तो ऑक्सीजन फॉर रॉकेट फ्यूल इन स्पेस यूजिंग आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस किसने किया है? चाइना ने किया है। किसने किया है? चाइना ने। एन इंडियन लॉयर एंड who was Sir Chettur Sankaran Nair? Chettur Sankaran Nair कौन थे? An Indian lawyer and politician, founder of Indian National Army, first Governor General of India, father of local self government, and Indian नेशनल लॉयर थे। ठीक है। इनका संबंध किससे था? जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के संबंध में इन्होंने केस लड़ा था। ठीक है, केस लड़ा था। केस लड़ा था। कब हुआ था ये? 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। हजारों लोग मर गए थे। ठीक है। उधम सिंह ने क्या किया था? गोली मार दी थी। उधम सिंह ने गोली मार दी थी जनरल डायर को जाके, जिसके लिए उनको फांसी हुई। फांसी हुई, और जब फांसी हुई तो उनका जो उनकी अस्थियां हैं, उनकी अस्थियां फिर 1978 में हैंडओवर की गई इंडिया को, उनके परिवार को, उनके परिवार को। उधम सिंह। ठीक है। जलियांवाला बाग। Who has recently launched the Operation David Halt? इजराइल, बांग्लादेश, ईरान या यूक्रेन? बांग्लादेश। In the 2024 Global Lead List by US Green Building Council USGBC, what rank did India get for Green Building Certification in 2024? तीसरी रैंक थी। तीसरी रैंक थी। ठीक है। कौन सी रैंक थी? तीसरी रैंक थी। रिसेंटली in defense project, the company Saab become the first to take benefit of 100% FDI in India. Saab is related to which country? तो ये जो साब कंपनी है, ये 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली पहली कंपनी बनी है रक्षा परियोजना में। ये कंपनी है स्वीडन की। कहाँ की? स्वीडन की। हु वॉज द बागादुघा, मतलब भागदू हिंदी में। ठीक है, भागदू। ये किससे संबंधित है? जंगलों का प्रधान अधिकारी, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू टैक्स, मैसेंजर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, चीफ ऑफिसर ऑफ गैम्बलिंग डिपार्टमेंट। जुआ का है, समाचार का है, राजस्व विभाग का आदमी था। ठीक है, भागदू। भागदू। मिलिंद पन्हो is in the form of dialogue between King Milind and which Buddhist monk? कौन था वो? नागसेन। नागसेन। ठीक है। पुराणों के हिसाब से निम्नलिखित पे विचार करना है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। वायु पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाता है, बिल्कुल सही है, उसी से उसकी जानकारी मिलती है। दोनों सही है, 1 और 2। प्राचीन काल के भारत का पर आक्रमण करने वालों के बारे में सही क्रम व्यवस्थित करना है।
तो ग्रीक क्या था? तो ये तो लगभग 326 बीसी की बात है, बीसीई की बात है। कुषाण की बात करें तो कुषाण 3rd सेंचुरी की बात है, और शक 1st सेंचुरी की बात है। ठीक है, 1st सेंचुरी की बात है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा ग्रीक, ग्रीक, दूसरे पे आएगा शक, और तीसरे पे आएगा कुषाण। हमारा सी वाला विकल्प सही हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? ये पाकिस्तान में है, ये उत्तर प्रदेश में है, ये महाराष्ट्र में है, और ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये है इसकी सीमा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा कौन है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? 12वां शिलालेख। ये बताता है किसके बारे में? धार्मिक संश्लेषण, समन्वय के बारे में बताता है। ठीक है। जो 10वां है वो धम्म के बारे में बताता है। कुल 13 शिलालेख हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इसको कहते थे, ये जो रजत मुद्रा है, इस रजत मुद्रा को क्या कहते थे? रूपक। और जो शक थे, शकों की जो मुद्रा थी वो कौन सी थी? शकों की जो मुद्रा थी वो, उसका नाम क्या था? छत्रप, छत्रप। छत्रप की जगह इन्होंने रूपक लाया, रूपक लाया। और वो गुजरात, महाराष्ट्र, सॉरी, गुजरात, बिहार से लेके वहां तक के लिए फिर इन्होंने क्या किया? गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, वहां तक इनकी पहुंच पहुंची, मतलब वहां तक ये पहुंच पाए। और हर जगह इन्होंने क्या किया? इस रजत मुद्रा का विस्तार किया। इसी को रूपक कहते हैं, और ये सही बात है। इन मुद्राओं की तौल लगभग, बिल्कुल, ये 33 ग्रेन की, ये 33 ग्रेन वजन की हुआ करती थी। ठीक है, दोनों विकल्प हमारा सही है। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्रस्तुत हुए? देखिए, अगर आप मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहां से भी आपको नाव के कुछ साक्ष्य मिल जाएंगे, आकृतियां, और लोथल से भी मिले हैं। ठीक है। हड़प्पा से, हड़प्पा से नहीं मिले हैं, और कोट दीजी से नहीं मिले हैं। कालीबंगा और रोपण से नहीं मिले हैं, ये पंजाब में है। ठीक है। धौलवीरा से भी नहीं मिले हैं, भागत्राव से भी नहीं मिले हैं। कालीबंगा से आपसे पूछ सकता है, कालीबंगा से, कि क्या मिला है, क्या साक्ष्य मिला है? तो पकी हुई ईंटें, जुते हुए खेत, ठीक है, ये सारी चीजें। धौलावीरा की बात करें तो यहां से एक सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था, जल निकासी, और प्लस बड़े जलाशय, बड़े जलाशय की बात। फिर बड़े क्या मिले हैं? शिलालेख भी मिले हैं, बड़े शिलालेख। ठीक है, इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई फिरदौसी? फिरदौसी से कौन कौन सा बुक इन्होंने लिखा है फिरदौसी ने? शाहनामा। किताबुल हिंद किसने लिखा है?
अल-बरनी और तहकीके हिंद भी अल-बरनी। अल-बरनी कब आया था? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में ये आया था भारत। किसके साथ? गजनवी के साथ। गजनवी के साथ आया था ये भारत। तहकीके हिंद नहीं, शाहनामा लिखा है इन्होंने, ठीक है, शाहनामा। अच्छा, आपसे अगर पूछा जाए कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, बताइए। हुमायूं नामा आप बताइए, किस बेगम ने लिखा है? किस बेगम ने लिखा है, कमेंट करिए। बाबर नामा बाबर ने लिखा है। और शाह शाहजहां नामा, ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। शाहजहां नामा किसने लिखा है? इनायत खान। इनायत खान। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में इसके पे विचार करना है। द नक्शबंदी सिलसिला वॉज फॉर्म्ड बाई ख्वाजा बहुद्दीन नक्शबंद इन 14th सेंचुरी। नक्शबंद सिलसिला का जो स्थापना था वो 14वीं शताब्दी में किया गया था, लगभग 1389 में, ठीक है। 1389 नहीं, 1300 1389 में तो ख्वाजा बहुद्दीन ये क्या थे? ये उस समय उनकी डेथ हो गई थी 1389 में। ये लगभग 1318 में पैदा हुए थे। 1350 के आसपास ही था। ये अभी इतना कंफर्म नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, इसलिए इसको याद नहीं रखना है, इसको ऐसे ही बस ध्यान रखिए। तो ये वाली बात सही है, 14वीं शताब्दी में ही मिला जुला के इन्होंने कहा किया था। दिस सिलसिला वाज अगेंस्ट सामा। यह सिलसिला सामा संगीत के विरुद्ध था, बिल्कुल सही है। और बहाउद्दीन नक्शबंद ने अकबर की उदार नीतियों का समर्थन किया। अरे 1550 के बाद अकबर आ रहे हैं और 1389 में ही ये मर जा रहे हैं। अकबर का अस्तित्व तो नहीं था तभी ये मर गए थे, और 1550 के आसपास अकबर आ रहे हैं, तो संभव कैसे है? संभव कैसे है? 1 और 2, केवल एक और दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इल्तुतमिश? इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? इल्तुतमिश दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे, सही है। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी घोषित की, सही बात है। इल्तुतमिश वाज कॉल्ड द स्लेव ऑफ द स्लेव। इल्तुतमिश को ही गुलामों का गुलाम कहा गया है, गुलामों का गुलाम कहा गया है। इल्तुतमिश वाज नोन एज बख्श। लक्ष्य बख्श किसको कहा गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया था। तो ये वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, बाकी के सारे नहीं, यही वाला ठीक है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में तेमुजीन के नाम से कौन आया था? न बलबन, न इल्तुतमिश, न कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आया था? चंगेज खां का बचपन का नाम था तेमुजीन। क्या था? तेमुजीन। With reference to medieval Indian kings, which of the following statement is not correct? मध्यकालीन राजाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दीवाने अर्ज, बलबन ने दीवाने अर्ज नामक सैन्य विभाग की स्थापना की, पहली बात। आफ्टर मोहम्मद तुगलक हिज कजिन फिरोज तुगलक असेंड द थ्रोन। मोहम्मद तुगलक के बाद उसके चचेरे भाई फिरोज तुगलक ने सिंहासन संभाला। द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्स वॉज नॉट स्टार्टेड बाई बलबन। घोड़े पर दाग लगाने की प्रथा किसने शुरू की? घोड़े पर अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। और फिर क्या है? अलाउद्दीन खिलजी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ स्लेव्स। वैसे तो देखिए जो साक्ष्य मिले हैं वो ऐसे मिले हैं कि तुगलक, फिरोज शाह तुगलक ने, जो साक्ष्य मिले हैं, फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवाने
दीवान ए बंदगान नाम का एक क्या विभाग बनाया था, जिसमें केवल दास ही रहते थे, दास ही रहते थे। तो दास के बारे में ये वाला कथन तो गलत है। हालांकि बलबन, ये घोड़ों के बारे में भी ये वाली चीज थोड़ा सा क्वेश्चन में इसमें कुछ कंफ्यूजन है। घोड़ों पर दाग लगाने की प्रथा बलबन द्वारा नहीं की गई थी, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये बात तो सही है। मुझे लगा की थी। ठीक है, तो हमारा डी वाला विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द दीवाने अमीर कोही? मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित जो किया था दीवान अमीर कोही, वो क्या था? एक धर्मार्थ चिकित्सालय था, कृषि विभाग था, एक धर्मार्थ दुकान था, यात्रियों के लिए धर्मशाला? कृषि विभाग था। आधुनिक इतिहास में यूरोपियों के आगमन का संकेत किस घटना से मिलता है? द व्योएज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस, द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलस, द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, द डिक्लाइन ऑफ बिजांटाइन्स एम्पायर? नहीं, तो ये बुवेज ऑफ क्रिस्टोफर कोलंबस था। ठीक है, इनसे ही मिला था। ये कब मिला था? 1992 के आसपास इन्होंने इसको लिखा था। ठीक है। विच यूरोपियन नेशन अंडरटुक द प्राइमरी एक्सपेडिशन इन सर्च ऑफ मैरीटाइम रूट टू इंडिया? भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने में प्रमुख अभियान किस राष्ट्र ने मतलब इसमें योगदान दिया था? डच ने नहीं, फ्रांस ने भी नहीं, ब्रिटिश ने भी नहीं, सबसे पहले पुर्तगाल ने किया था। कब? वास्को डिगामा जब आए थे। किसने भेजा था? पुर्तगालियों ने। ठीक है, वास्को डिगामा आए थे। कब आए थे? 20 मई 1498 को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट वॉज द फर्स्ट एस्टेब्लिशमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया? तो पहला कौन सा था? तमिलनाडु चेन्नई में अभी फोर्ट सेंट जॉर्ज है। ठीक है, इसकी ही क्या किया था? इसका ही स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंग्रेजों द्वारा। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस जी का पॉलिटिकल गुरु कौन था? पॉलिटिकल गुरु कौन था? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। इनकी एक पत्रिका थी फॉरवर्ड, जिसका संपादन भी किया था किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है। 1920 में गए थे किसकी तैयारी करने? सिविल सर्विस की तैयारी करने। ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी करने गए थे और क्वालिफाई कर गए थे 1921 तक, लेकिन बाद में इन्होंने छोड़ दिया। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले कौन से सिविल सेवक थे, तो बताइएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं कि इन्होंने, सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के आईएनसी के 1938 और 1939 का अधिवेशन कहां कहां किया था? नाम बताइएगा। इसका सही उत्तर चित्तरंजन दास है। देश बंधु जिनका नाम भी था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा सही है। भारत और पाकिस्तान दो नए प्रभुत्व राज्यों का निर्माण, इट रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ टू न्यू डोमेनियन स्टेट, इंडिया एंड पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है, 1947 अधिनियम में। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान फॉर्म पाकिस्तान while the rest became India। बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है। Which of the following is the traditional name of सह्याद्री? देखिए, जब सह्याद्री की बात करें तो मतलब बात हो रही है पश्चिमी घाट की। किसकी? पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट का मतलब है कहां से? गुजरात से लेके केरल तक। ठीक है, गुजरात से लेके केरल तक। अब आगे चलते हैं। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट की तरफ से कुछ नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। किधर गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं।
अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। नर्मदा, तापी, माही, साबरमती। यही है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, किसको? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। तापी, फिर क्या है, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुंजा। ठीक है, इतना नाम याद रखिए, अरब सागर में जो गिरती हैं उनके नाम है। ठीक है, अब गुजरात से केरल तक है, यहीं पे मोनोजाइट भी पाया जाता है। केरल में मोनोजाइट पाया जाता है, कहाँ पे? मालाबार तट पे मोनोजाइट पाया जाता है। ठीक है, और पश्चिमी घाट से अगर आप बात करें तो सबसे अंतिम, अगर आप दक्षिण भारत में सबसे आखिरी पर्वत जानना चाहें, पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है इलायची पर्वत या कार्डमम पहाड़ी इसको कहते हैं। ठीक है, और भारत जो पश्चिमी घाट में ही बात करें तो यहाँ पे दोनों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को मिलाने वाली, पश्चिमी घाट प्लस पूर्वी घाट को मिलाने वाली जो पर्वत है, कौन सा है? नीलगिरी। नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोद्दा बेटा, 2637 मीटर ऊंची है। फिर इसी में है पाल दर्रा। ठीक है, पाल दर्रा भी। उसके बाद अब बात करते हैं, फिर अगर हम दक्षिण भारत में जा ही रहे हैं तो एक अनाईमुडी, अन्नामलाई। अन्नामलाई सबसे ऐसी पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी? प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन से पर्वत में है? अन्नामलाई में है। कौन सी है? अनाईमुडी। अनाईमुडी कितनी ऊंची है? 2695 मीटर। 2695 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका सही उत्तर है पश्चिमी घाट। द बिग स्प्लिट इवेंट इज एसोसिएटेड विथ विच फॉर्मेशन? तो आपको बताना है बिग स्प्लिट। अगर बिग स्प्लिट की बात करें, बिग स्प्लिट की बात यहां पे हो रही है, तो अगर आप बात कर रहे हैं बिग स्प्लिट की, तो बिग स्प्लिट का संबंध है मून से। ऐसा कहा जाता है कि पहले अर्थ से थियो या थियोडाइक, एक क्या था, एक ग्रह था कोई, एक कोई सेलेस्टियल बॉडी थी जो अर्थ से टकराई, और टकराने के बाद उसके जब टुकड़े हुए तब वो क्या हुआ, वो बिखर गए पहले स्पेस में, फिर धीरे धीरे वो आपस में जुड़ के चंद्रमा का रूप बना लिया। ठीक है, चंद्रमा का रूप बना लिया, इसी के बारे में बिग स्प्लिट थियरी है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? चंद्रमा से संबंधित है। हिमालय के साथ स्थित सबडक्शन जोन उत्तरी प्लेट सीमा का कौन सा रूप बनाता है? महासागर, महाद्वीपीय अभिसरण नहीं। महासागर, महाद्वीपीय अपसरण नहीं। अभिसरण भी नहीं, अपसरण भी नहीं। महाद्वीपीय, महाद्वीपीय अपसरण नहीं, अभिसरण है महाद्वीपीय और महाद्वीपीय अभिसरण। ठीक है, डी। व्हाट डज द टर्म पोल फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू? पोल फ्लिंग फोर्स शब्द का अर्थ क्या है? पृथ्वी के ध्रुवों के उभार के लिए उत्तरदायी बल, पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न बाहर की ओर निर्देशित बल, ध्रुवों पर चुंबकीय बल जो स्थल रूपों को संरेखित करते हैं, और पृथ्वी की झुकी धुरी में डगमगाहट उत्पन्न करने वाले बल नहीं।
बी वाला सही है। ये पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक ऐसा फोर्स है जो बाहर की ओर लगता है, ठीक है, वही है पोल फ्लिंग फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ अर्थ। तो देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सियाल सीमा की, सियाल सीमा और निफे की, तब तो आप एकदम क्रस्ट में चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब कुल की बात कर लें, टोटल ओवरऑल की बात करें, तो ऑक्सीजन है, कितना पाया जाता है, 46.6% पाया जाता है हमारे पूरे वातावरण में। और अगर आप बात करेंगे क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सबसे ज्यादा सिलिका है। MSK स्केल इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। MSK किससे संबंधित है? चक्रवात, भूकंप, सुनामी या ज्वालामुखी? भूकंप से। विल्सन साइकिल इज रिलेटेड टू व्हाट? विल्सन साइकिल से प्लेट विवर्तनी की घटना, प्लेट विवर्तनी, प्लेट विवर्तनी की घटना पर हम प्रकाश डालते हैं, पता करते हैं कि सागर अपने स्थान से कितना हटा, स्थल कितना अभी हटा। जैसे एक अभी, हाँ याद नहीं आ रहा है, एक द्वीप है जो पूरी तरीके से डूबा हुआ है, वो कब बाहर आ रहा है और कब वो डूब जा रहा है, जैसे कौन सा द्वीप डूबने वाला है, इन सब के बारे में विल्सन साइकिल से पता चलता है, ठीक है। बी, विच ज्योग्राफिक फीचर कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्लेन टेक्टोनिक थियरी। इसमें से कौन सा जो प्लेन टेक्टोनिक थियरी को बताता है? किलिमंजारो, ये तो ज्वालामुखी से संबंधित है, वोल्केनो, ये होगा नहीं। है कहाँ किलिमंजारो? किलिमंजारो कहाँ पे है बताइए? अफ्रीका में कहाँ है? तंजानिया, ठीक है। 5861 मीटर इसकी ऊंचाई है। उराल, अगर यूरॉल की बात करें तो ये भी नहीं है, ये क्या है, एक बहुत प्राचीन पर्वत है, प्राचीन पर्वत है। और क्लोजल भी, जो सॉरी जोलन भी है, जोलन की बात अगर करें तो ये भी क्या है, ये भी एक बहुत प्राचीन पर्वत है, तो ये भी नहीं है। अगर यहीं पे हिमालय दे देता तो होता, आल्प्स दे देता तब होता। तो कहने का मतलब है ये सब नहीं है, तो यहाँ पे हमारा सही विकल्प हो जाएगा डी। विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ हॉलो कॉन्टिनेंट। तो हॉलो कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? साउथ अमेरिका को कहते हैं। किसको कहते हैं? साउथ अमेरिका को, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये साउथ अमेरिका वही है जहां एंडीज है। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? एंडीज। एंडीज 7000 मीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, श्रेणी है, ठीक है। और आपको बताना है कि इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैंने कई बार बताया है आपको, ठीक है। और ये कुल 7 देशों तक फैली हुई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद द मेडिटेरियन। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश भूमध्य सागर की सीमा से नहीं लगा हुआ है। आइए देख लेते हैं। अगर आप बात करें भूमध्य सागर की, तो देखिए कुल कितने देश ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। स्पेन है, फ्रांस है, मोनाको है, इटली है, स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जेगोविना है, मोंटेनेग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, साइप्रस है, माल्टा है, ठीक है। अफ्रीका में मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, मिस्र है। एशिया में तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल और फिलिस्तीन, ठीक है, गाजा पट्टी है। ये इतने देश हैं जो यहाँ पे शामिल हैं, ठीक है। तो आप बताइए अब इसमें से कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। मेरे हिसाब से आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें बुल्गारिया नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। द मेन ड्राइविंग फोर्स फॉर मास मूवमेंट इज, क्या है? भूस्खलन का मुख्य प्रेरक बल कौन सा है? ऑक्सीकरण, जलयोजन, जैविक क्रियाएं या गुरुत्वाकर्षण बल? बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण बल।
व्हाट इज द फॉलोइंग रिवर फॉलोज इन अ रिफ्ट वैली? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में बहती है? तो गंगा नहीं बहती है। गंगा का उद्गम कहां से होता है? गौमुख से, गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। यमुना कहां से निकलती है? बंदरपूछ से। ब्रह्मपुत्रा कहां से निकलती है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से या ताल से, कोई एक स्रोत है वहां से। नर्मदा की बात करें तो अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे रिफ्ट वैली से कौन सी जाती है? रिफ्ट वैली से वो नदी जाती है, मतलब कि रिफ्ट वैली कहने का मतलब है भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी का निर्माण करते हुए नर्मदा जाती है, और जो कि कहाँ गिरती है? अरब सागर में। अरब सागर में। अब नर्मदा की बात हो रही है तो इसके बारे में जान लें। 1312 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, 1312 किलोमीटर लंबी है। धुआंधार जलप्रपात इसी नदी पर है। और अभी ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो भी नर्मदा नदी के किनारे पर ही है। ठीक है, उसके साथ ही ये अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है। इसके साथ कुछ और भी नदियां हैं जो अमरकंटक से निकलती हैं, जैसे सोन। सोन कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है और गंगा से जाके मिल जाती है। ठीक है, पटना के पास। ये 1312 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, बाकी आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ पॉवर्टी? तो पॉवर्टी की बात यहाँ पे निर्धनता पूछी जा रही है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, बिल्कुल होती है। रिलेटिव पॉवर्टी भी होती है, होती है। सब्जेक्टिव पॉवर्टी भी होती है। फंक्शनल पॉवर्टी नहीं होती। फंक्शनल पॉवर्टी इन्हीं सबके पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी 1 2 3 सही है। Which of the following statement regarding human resource contribution to economic development is are correct? इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन पॉल्यूशन ग्रोथ। आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनसंख्या वृद्धि का भी आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। दोनों सही हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? कौन है? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रेगरफ्रेस और जेनार्ड मैनकिंस। एडम स्मिथ है। ठीक है, एडम स्मिथ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम ईयर्स पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 सही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2015 नहीं, क्या था? फरवरी 2016 है, यही गलत है। बाकी रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 ये भी सही है। तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाता है। अब यहां पे आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। एनएच, अब आपको बताना है कौन सा इसमें स्कीम है और उसका कौन सा लॉन्च ईयर है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये कब हुआ था? नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में। कब हुआ था? 2005 में। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 1995 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 में। 2001 में। ठीक है, तो अब इसी क्रम में इसको मिला लीजिए। 2143 हमारा बी वाला विकल्प सही हो जाता है। नाबार्ड वॉज स्टेब्लिश ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान? तो नाबार्ड कब स्थापित किया गया था? अगर आपको नाबार्ड की तिथि याद हो
तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 12 जुलाई 1982। 1982 के समय कौन सा योजना रही होगी? छठवीं योजना। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज अ पॉलिसी एसोसिएटेड विथ लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड कैनिंग। किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से संबंधित है या लॉर्ड डलहौजी से? किससे संबंधित है? ये संबंधित है न लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, न लॉर्ड कॉर्नवालिस से और न लॉर्ड कैनिंग से। किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेस्ली से। क्या सही है? नाइस से, नाइस से, नाइस से। लॉर्ड डलहौजी कब से संबंधित है? 1948 से 1956 तक। ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसी के पास अगर बच्चे नहीं होते थे, उनका अपना पुत्र नहीं होता था, तो वो गोद लेने की परंपरा को खत्म कर रहे थे इसके द्वारा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। उस वो कब से, सॉरी 1800 था यार, 1948 क्यों लिख, 1848 से 1856 तक। ठीक है, ये 98 है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच सॉइल इज कैपिलरी एक्शन मोस्ट इफेक्टिव? कैपिलरी एक्शन का मतलब कि रंध्रों से जल ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ जाए, तो वो क्ले मिट्टी में होता है। ठीक है। द बैटल ऑफ प्लासी 1757, मतलब 23 जून 23 जून 1957, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में जो हुआ था इन इंडिया, जिसने नींव रखी ब्रिटिश संसार, किस नवाब के बीच लड़ा? सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मीर कासिम, मीर जफर। ये तीनों नहीं होंगे, ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि इस प्रैक्टिस सेट से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आशा करता हूँ जरूर कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर कोई मतलब कुछ बदलाव चाहते हैं आप, तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।